हेलो एवरीवन। आज जो हम वीडियो लेके आए वन शॉट रिवीजन है जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें हमने लगभग सारे टॉपिक्स ले रखे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ले रखे हैं जो बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत आए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज 3 पत्रकारिता का आशय समझाइए। तो इस पत्रकारिता में फैशन, अमीरों की पार्टियाँ व अमीर लोगों के आम जिंदगियों, फिल्म, गपशप जैसे खबरें प्रकाशित होती हैं। यह अक्सर पेज 3 में प्रकाशित होती हैं। अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? समाचार पत्र में निश्चित मानदेय पर काम करने वाले रिपोर्टर्स जो होते हैं वो अंशकालिक पत्रकारिता में आते हैं, यह पत्रकार आते हैं। विशेषीकृत पत्रकारिता को संक्षेप में बताइए। तो ये कई बार क्वेश्चन अभी आ रहा है। इसमें खबरों की गहन शोध, छानबीन, विश्लेषण किया जाता है, वह उन्हें प्रकाशित किया जाता है। तो विशेषीकृत पत्रकारिता के अंतर्गत कोई भी एक टॉपिक होगा जिसका पूरी गहराई से अध्ययन होता है, वहाँ विशेषीकृत पत्रकारिता आती है। बीट से आप क्या समझते हैं? संवाददाताओं का काम में विभाजन उनकी रुचि के अनुसार होता है, उसे हम बीट कहते हैं। जैसे खेल, व्यापार, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं जिसमें उन्हें मनोरंजन उनका होता है, या मनोरंजन नहीं कह सकते, जिसमें उनका मन लगा रहता है, उसी के अनुसार उनको दिया जाता है। तो रेडियो की लोकप्रियता के क्या कारण है? निरीक्षण जो लोकप्रिय मतलब लोगों को अच्छे लगते हैं, तो 3 बताया। निरक्षर जो होते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए यह उपयोगी होता है। इसमें वाक्य छोटे और सरल होते हैं। इसे आसानी से समझा जा सकता है। और एक चीज़ और लिख सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए भी इसे सुनकर वह अपनी चीज़ों को जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब एक काव्य अंश दे रखा है जो कि आपकी रुबाइयों से है कि आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ में झुलाती है, उसे गोद भरी रह रह के हवा में वो जो लोका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके 3 मार्क के भी आ सकते हैं और 2 मार्क तो आपकी बार नहीं है, 3 ही मार्क हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो काव्य में भाषा या काव्य की भाषा पर टिप्पणी कीजिए। तो कैसी भाषा का यूज इसमें किया गया है? कवि ने सरल भाषा का प्रयोग किया है, भाषा सहज है, खड़ी बोली का प्रयोग है, तत्सम निष्कर्ष है ये, और प्रस्तुत पंक्तियों में देशज भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए लोका देना। माँ ने बच्चे की तुलना चांद के टुकड़े से की है। खिलखिलाते बच्चे की हंसी में श्रव्य बिंब है। प्रस्तुत रुबाइयों से ली जा रही है ये। और इसमें पहली और दूसरी इसकी विशेषता रुबाइयों की जो होती है, छंद है रुबाई, और इसकी विशेषता क्या है कि इसमें पहला, दूसरा, चौथी पंक्ति तुक बैठाती है और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। अगर इसके भाव सौंदर्य की बात करी जाए तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने माँ का अपने बच्चे के प्रति स्नेह को व्यक्त किया है। माँ अपने चांद के टुकड़े को आंगन में लिए खड़ी है, वह उसे झुला रही है, बीच बीच में वह उसे हवा में उछाल देती है जिससे बच्चा बहुत खुशी से हंसने लगता है। अतः उसने इसमें माँ का बच्चे के प्रति स्नेह का वर्णन किया गया है। अब है अगर अलंकारित सौंदर्य दे, अलंकार मतलब किस तरह से इसको प्रेजेंट किया जा रहा है, अलंकार लिए जा रहे हैं इसमें, तो उसके अंतर्गत आता है कि माँ का बच्चे के प्रति स्नेह का चित्रण है। अतः यह स्वभावक्ति अलंकार है, यानी ये स्वाभाविक रूप से ही है। रह रहकर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बच्चे को चांद के टुकड़े की संज्ञा दी गई है। बिंबात्मक रचना है। माँ के लिए गोद भरी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली से आपकी पाठ्य पुस्तक में उद्धृत छंदों के आधार पर सउदाहरण स्पष्ट कीजिए कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संभवतः ये देखा गया है कि कवियों को समाज से कोई मतलब नहीं रहता, परंतु तुलसीदास जी के साथ ऐसा नहीं है। वह अपने समाज की आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ रखते हैं। उनके अनुसार किसान के पास खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिल रही है या भीख नहीं देते, व्यापारियों के पास व्यापार करने के लिए रुपये नहीं है, अलग अलग साधनों के लोगों के पास अपने जीविका चलाने के लिए उपयुक्त साधन नहीं है। अतः वह सब जीविका विहीन हो गए हैं। वही एक छंद में
तुलसीदास जी ने कहा है कि पेट की आग समुद्र से भी बड़ी आग है, अतः इसको शांत करने के लिए भगवान श्री राम का इन्होंने जिक्र किया है कि भगवान श्री राम ही उसको शांत कर सकते हैं। इन्होंने ऊंच लोगों के लिए ऊंचे नीचे जो कर्म होते हैं, धर्म अधर्म होते हैं, वह अपने छोटी बेटा बेटी को बेच देते हैं, इसका उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। और तुलसीदास जी को समाज की आर्थिक विषमताओं की अच्छी समझ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहलवान की ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर होता है, कैसे? तो पहलवान की ढोलक मृतक गांव, यानी जहां उनके इतना महामारी फैली हुई थी, वहां पर लोग मर रहे थे, इसलिए मृतक गांव का प्रयोग किया गया है। तो मृतक गांव के लिए संजीवनी का कार्य करती है। वह बीमार हुए लोगों की नसों में स्फूर्ति भर देती है। मरते हुए लोगों की आंखें मूंदने में तकलीफ भी नहीं होती है। वह लोगों के अंदर उत्साह भर देती है। लोगों के सामने कुश्ती का दृश्य आ जाता था जो कि आत्मविश्वास से भर देता था। पूरे गांव में यह संजीवनी की तरह रात्रि की विभीषिका को शांत करने के लिए कार्य करती है। अब नमक कहानी का मूल संवेदनाएं स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नमक कहानी की मूल संवेदना है कि मानचित्र पर लकीर खींचने से ही देश अलग नहीं होता है। पाठ में साफिया, सिक्की बीबी, कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्ता आदि को देखकर यह पता चलता है कि मानचित्र पर लकीर खींचने से मनुष्य की भावनाएं नहीं नष्ट करी जा सकती। सिक्की बीबी लाहौर को अपना वतन मानती हैं। वह वहाँ के लाहौरी नमक लाने की सौगात करती हैं। पाकिस्तानी कस्टम अधिकारी अपना वतन दिल्ली तथा जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर सलाम करने को कहते हैं। भारतीय कस्टम अधिकारी सुनील दास गुप्त ढाका को अपना वतन बताते हैं। अतः इन सभी उदाहरणों से नमक पाठ की मूल संवेदनाएं प्रकट होती है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न है, पर इसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। 100 उदाहरण पुष्टि कीजिए। तो लेखक ओम थानवी ने जब सिंधु घाटी सभ्यता के 2 शहरों में यात्रा की तो उन्होंने पाया कि सिंधु सभ्यता साधन संपन्न व इसमें कृत्रिमता या आडंबर नहीं था। पुरातत्व वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ के अजायब घर का सामान आज भी शोभा बढ़ा रहे हैं। जब वह यात्रा के दौरान एक अजायब घर में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ औजार तो हैं पर हथियार नहीं हैं। जैसा हर राजा के पास हथियार की बड़ी खेप होती है, परंतु यहाँ हथियार नहीं है। इसके मतानुसार सिंधु घाटी सभ्यता राजतंत्र व धर्मतंत्र की न होकर न बल पर अनुशासित सभ्यता थी। जो लोग मूलतः पशुपालन व खेती करते थे। यहाँ से मिले बर्तन, मृतभांड आदि को देखकर पता चलता है या लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों को कला में खास रुचि थी। यहाँ लोकतंत्र राज सत्ता के बल पर नहीं थे। जैसे राजा के पास हथियारों की बड़ी खेप होती है और सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ छोटे नाव मिली हैं। वह मिस्र में बड़ी नावों का प्रचलन था। इसके समान चित्र जो होते हैं वो बर्तन आदि इनकी कहानियाँ बताते हैं। मंदिर और महल आदि थे, परंतु वह समय के साथ हो गए। यहाँ पानी निकासी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ एक बैलगाड़ी भी मिली है जो उस समय के महानतम आविष्कारों में से एक है। यहाँ से मिला सूती कपड़ा हजारों साल पहले की कहानी बताता है या कहता है। सुइयाँ व तरह तरह के औजार यहाँ पाए गए हैं, परंतु हथियार का नामो निशान नहीं है। यहाँ एक महाकुंड भी है, अतः यह भी प्रमाणित करता है या प्रमाण बताता है कि वहाँ के लोग अनुशासित तो थे और यह अनुशासन सत्ता के बल के द्वारा नहीं था। अतः सिंधु घाटी सभ्यता साधन संपन्न थी, पर इसमें सभ्यता का आडंबर नहीं था। आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी जो क्वेश्चंस हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं।
वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता और डायरी के पन्ने दोनों के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड के अंतर्गत आते हैं, आप उसमें जाकर उसको एक बार रिवाइज ज़रूर करें, ज़रूर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। चलिए अभी देख लेते हैं पत्र लेखन, जो कि आपके 5 मार्क का आता है। यहाँ 2 पत्र लेखन दे रखे हैं। निकट के शहरों में अपने गांव तक की सड़क का रखरखाव संतोषजनक नहीं है। आपके गांव तक की सड़कों का या सड़क का रखरखाव संतोषजनक नहीं है। मुख्यतः अभियंता लोक निर्माण विभाग को एक पत्र लिखकर तुरंत कार्यवाही का अनुरोध कीजिए। समस्या के निदान के लिए सुझाव भी दीजिए। तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है पत्र लिखने में कि मैम किसको पत्र लिखना है, तो इसका सबसे इजी तरीका ये है कि आप लास्ट से शुरू करें। हमने कहा किसको पत्र लिखना है, तो आंसर भी आपका इसी में है, इसको पत्र लिखना है। तो यहाँ से अगर लास्ट से शुरू करते हैं तो विभाग को, कौन सा, लोक निर्माण विभाग, ये तो आपका एड्रेस हो गया। लोक निर्माण विभाग जो है वो आपका एड्रेस हो गया। और कभी कभी एड्रेस नहीं देते हैं तो आपको अपने अनुसार लिखना होता है। तो यहाँ से आपको एड्रेस भी मिलेगा और आपको किसको पत्र लिखना वो भी मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, लोक निर्माण विभाग ये सबसे पहले यूज नहीं। अगर आपका एड्रेस दे रखा है इस क्वेश्चन के साथ, तो सबसे पहले आपको लेना है कि किसको लिखना है, मुख्य अभियंता या मुख्य अधिकारी, ऐसे वर्ड जहाँ आएंगे इसको लिखना है पत्र। और किस विभाग को लिखना है, ये विभाग उसका एड्रेस है। तो ध्यान रखना बच्चों कि अगर को आया है तो ठीक है, को से पहले वाला ही आपको पत्र लिखना है, लेकिन बच्चे इसको लिख देते हैं नहीं, ये सेकंड वे में आएगा, जैसा है मुख्य अधिकारी, अभियंता या सचिवालय, जो भी आपका इसमें आएगा वो सबसे पहले लिखना है। देन ये इसका एड्रेस हो जाएगा कि लोक निर्माण विभाग इसका एड्रेस हो गया, और सिटी जिस सिटी में आप हो आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट दे रखा है किसी पर्यटन स्थल के, अच्छा एक चीज़ और कि विषय क्या होना चाहिए, तो दे रखा है निकट के शहर से आपके गांव तक की सड़क का रखरखाव संतोषजनक है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये प्रॉब्लम है आपके यहाँ। अब दूसरा दे रखा है किसी पर्यटन स्थल के होटल के प्रबंधक को निर्धारित तिथियों पर होटल के 2 स्वीट यानी कमरे आरक्षित करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखिए। पत्र में उन्हें कारण भी बताइए कि आपको वही होटल क्यों चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको पत्र किसको लिखना है, तो हम पे अगर यहाँ से पीछे से ही टर्न करें, कि मैंने पीछे से इसलिए कहा कि अगर आगे से कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए, कंफ्यूज नहीं कह सकते, आपको कुछ और वे में बात करने के लिए वो को का प्रयोग कर लेते हैं, तो बच्चे डाउटफुल आते हैं, स्टार्टिंग वाला को ले लेते हैं। नहीं, आप लास्ट से जाइए, लास्ट से जब आप जाओगे तो लास्ट में जहाँ पर को आप यहाँ रुकोगे, ये को आ गया है ना। अब इससे पहले किसी पर्यटक स्थल के होटल के प्रबंधक को, देखो अब होटल के प्रबंधक को है, यहाँ पर तो आपका एड्रेस दे रखा है लोक निर्माण विभाग, लेकिन यहाँ पर प्रबंधक को सीधे आ गया है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी। तो अब ये आपका एड्रेस क्यों नहीं दिया उन्होंने, तो ये आपका सबसे पहले सेवा में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे आपका पत्र कैसे लिखना है। तो इन्होंने जो पत्र लिया है वो सड़क की रखरखाव या मरम्मत के लिए लिया है। तो सबसे पहले आपका स्वयं का जो एड्रेस होगा वो परीक्षा भवन, आप नई दिल्ली में, चेन्नई में, मुंबई में जहाँ भी रहते हैं वो, और अप्रैल, जैसे आपने अप्रैल लिखा है, खैर अब तो अप्रैल है ही नहीं, अब आपके में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो मई में होने वाला है, तो इसलिए आप इसे मई डालेंगे, इस तरह से मई डालेंगे, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना, मई, अप्रैल, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, कोशिश करो इंग्लिश वर्ड नहीं यूज़ करना है। अगर जैसे इन्होंने 22 लिखा था 22/4 लिख दो, बेटर ये है, पर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद सेवा में मुख्य अभियंता, मैंने आपको बताया था, लोक निर्माण विभाग इनका एड्रेस हो गया बेटा, हमेशा ये होता है, ये जिसको लिखना है वो, उसके बाद ये आपका एड्रेस हो गया। फिर भारत सरकार आप डालना चाहो डालो, वरना नई दिल्ली या चेन्नई या मुंबई आप कुछ भी डाल सकते हो। इसके बाद विषय सड़क की सही रखरखाव हेतु आवेदन पत्र है। फिर महोदय से स्टार्ट करना है, महोदय जी, महोदय लिखना है हमेशा। इसके बाद सविनय निवेदन ये है कि हाल ही में नोएडा से दिल्ली तक के आने वाली सड़कों का निर्माण हुआ है। अभी यह कार्य हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है कि और सड़कें फिर से टूटने लगी हैं, उनमें कई जगह गड्ढे हो गए हैं। इसके कारण हम जैसे लोगों को काम करने में रोज़ दिल्ली से गांव काम करने के लिए दिल्ली से गांव जाते हैं, उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। इस कारण
कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इन सब से पता चलता है कि सड़क का रखरखाव असंतोषजनक है। इस सड़क का ठीक होना आवश्यक है। सड़क का पुनः निर्माण अच्छी क्वालिटी की सामग्री से होना चाहिए और इस प्रकार बड़े वाहन न चलने दें। इन सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी को भी सही से निभाना चाहिए ताकि आम लोगों को तकलीफ ना हो। अतः आपसे निवेदन है कि आप शीघ्र ही इधर ध्यान दें। धन्यवाद। आपका प्रार्थी यानी प्रार्थना करने वाला। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आप बस प्रार्थी या भवदीय। भवदीय की स्पेलिंग थोड़ा ठीक लिखिए, भवदीय। द पे बड़ी की मात्रा ये भवदीय, इसका ध्यान रखना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये रिवीजन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर पत्र का। आगे है संचार का महत्व 2 बिंदु में समझाइए। तो संचार लोगों को देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में बताता है और लोगों को शिक्षित व मनोरंजित करता है। समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। समाचार किसी आधुनिक घटना, समस्या व भावना की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि और जिससे अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। इंटरनेट पत्रकारिता के 2 लाभ बताइए। तो इंटरनेट पत्रकारिता के लाभ हैं कि इंटरनेट एक तो श्रव्य, दृश्य, शब्द तीनों माध्यमों में सूचनाएं भेजता है और हर थोड़ी देर में अपडेट होता रहता है। फ़ोन इन से क्या आशय है? जब रिपोर्टर घटना स्थल से फ़ोन करके किसी घटना की सूचना देता है तो उसे हम फ़ोन इन कहते हैं। समाचार लेखन के 6 कारक क्या हैं? समाचार लेखन के 6 कारक हैं क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। समाचार में इन सब की जानकारी होनी चाहिए। अब अभी क्या है, अभी तक के जितने भी हमारे इस साल में रिवीजन टेस्ट हुए हैं उसमें फीचर के टॉपिक नहीं दिए हैं। सीधे पूछा गया फीचर किसे कहते हैं या फीचर की विशेषताएं या फीचर की किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह से। लेकिन फीचर लेखन आ सकता है, आपका टॉपिक दिया जा सकता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत ये टॉपिक दिया गया है। तो सुबह का अखबार खोलते ही मोदी जी की तस्वीर, उनके स्वच्छ भारत का निर्माण करने की चाह, प्रसिद्ध लोगों द्वारा स्वच्छ भारत बनाने का आग्रह और सबके मन में स्वच्छता का सपना और एक स्वच्छ समाज को जो तरक्की के पथ पर बढ़े। स्वच्छता हमारी मूलभूत कर्तव्य में से एक है। हमारी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए स्वच्छ अभियान शुरू किया था। आज हर व्यक्ति को इसकी खबर है। स्वच्छ भारत के निर्माण से केवल भारत का विकास होगा यह सत्य नहीं है। यहाँ इससे भारत का विकास तो जरूर होगा, लेकिन उससे पहले नीचे स्तर पर हमारा विकास होगा। आज अस्वच्छता के कारण न जाने कितने बीमारी भारत में फैल रही है, और जैसे टाइफाइड, मलेरिया आदि। इन सब का मूल कारण हम इंसान हैं। कहने को तो हम स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के बारे में बहुत तेज लगाते हैं, भारत के नारे बहुत तेज लगाते हैं, लेकिन क्या हम कभी इनमें योगदान देते हैं? हर व्यक्ति का अपना घर जो साफ करता है, लेकिन वह कूड़ा बाहर सड़क पर फेंक देता है। इसके बाद सोचता है कि सफाई हो गई, लेकिन वास्तव में यह स्वच्छता नहीं है। यह केवल स्वयं को साफ रखना है। स्वच्छ भारत के लिए हमें अपने घर, गली, शहर आदि सबको साफ रखना होगा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत देखने का सपना एक बड़ा सपना जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हमारा वातावरण, हमारा भारत स्वस्थ रहेगा तो बीमारी से बचेगा और मृत्यु दर कम होगी और हम भारत के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। इसीलिए एक विकसित और स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए पहले हमें बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं के घर को नष्ट करना होगा, स्वच्छ भारत बनाना होगा। यही हमारे देश की प्रगति का कारण बनेगा। अब एक और आलेख हमारा इसमें दे रखा है, ये हमारा था फीचर। अगर टॉपिक आता है तो देखो, ये तो 5 मार्क के अकॉर्डिंग था, लेकिन इतना बड़ा नहीं आएगा, आपको 3 मार्क के अकॉर्डिंग उसे संक्षेप में लिखना है। और अगर भ्रूण हत्या की समस्या या बेमेल विवाह
जैसे विषय पर आलेख लिखना है तो आलेख के अंदर अधिकतर ये आपके गद्य रचना में आता है, और ये आलेख जो लिखा जाता है वो कोई भी प्रसिद्ध लेखक अपने विचारों को अपने अनुसार देता है। तो देखो इसमें दे रखा है भ्रूण हत्या की समस्या, आबासा यानी इनके द्वारा लिखा गया ये आलेख है, अपने विचार इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। भारत इन शहरों में से एक है जहां नारी को देवी माना जाता है, इनकी पूजा की जाती है। साथ ही भारत ही वह देश है जहां भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा होती है। भ्रूण हत्या का अर्थ है कन्याओं को जन्म से पहले ही मार देना, उनके जीवन को खत्म कर देना, उनका जीने का अधिकार छीन लेना है। यहाँ नई टेक्नोलॉजी का विकास करना समाज के लिए लाभकारी माना गया है, वहीं इनके कुछ नुकसान भी हैं। आज मनुष्य के पास वह तरीका है जिससे वह गर्भ धारण के समय ही जान सकता है कि गर्भ में लड़का है या लड़की। अगर वह लड़का होता तो लोग खुश होते हैं, और लड़की होती है तो उसे मार दिया जाता है। लोग पुरानी सोच के कारण सोचते हैं कि लड़की माँ बाप पर बोझ होती है, उसको पढ़ाया लिखाया जाता है, पैसा खर्च होता है और फिर वह दूसरों के घर चली जाती है। इसी सोच के कारण आज समाज में इतनी भ्रूण हत्याएं हो रही हैं कि लड़कियों की जनसंख्या प्रति वर्ष कम होती चली जा रही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रीय देश माना गया है। यहाँ लोगों को उनके सभी अधिकार मिलते हैं। ऐसे देश में नारी को जीने का ही अधिकार नहीं है। यह हमारे लोकतंत्र पर इतना उठता सबसे बड़ा प्रश्न है। आज का विकासशील युग में हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कोई भी हो, लड़का या लड़की, उसे इस समाज में जीने का हक है और अपना कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को मारें। कहा जाता है कि नर और नारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां यह मान्यता हो वहां भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर नारी को मौका मिले तो वह लक्ष्मीबाई, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी आदि बनकर उभर सकती है और देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाने के लिए हमें सबसे पहले समाज में व्याप्त भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं को खत्म करना होगा। बेटी बचाओ, देश विकास कराओ। अब नेक्स्ट है, आंगन में चांद के टुकड़े को खड़ी हाथों में पे झुलाती, उसे गोद भरी रह रहकर हवा में लुका देती, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। तो इसमें दे रखा है किस छंद, काव्यांश किस छंद में है, तो आपको रुबाई छंद है, ध्यान रखना। रुबाई छंद उर्दू का छंद है। इसमें पहले, दूसरे और चौथे पंक्ति में तुक मिला जाते हैं और तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। रूपक अलंकार के सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए, तो चांद के टुकड़े में रूपक अलंकार दिया गया है और यहाँ माँ अपनी ममता और वात्सल्य के कारण अपने बच्चों पर चांद होने का आरोप कर रही है। यहाँ पर कवि ने बच्चे के चांद के टुकड़े के समान कोमल सुंदर होने का दृश्य सच किया है। काव्यांश की भाषा की दो विशेषताएं आपकी हो सकती हैं कि सरल, सहज, प्रभावपूर्ण खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। कवि ने देशी शब्दों का तथा क्षेत्रीय भाषाओं का अनूठा प्रयोग किया है। लोका देना। अब है पाक, भारत और पाक के वर्तमान संबंधों को देखते हुए नमक कहानी का संदेश की समीक्षा कीजिए। तो नमक कहानी का मूल संदेश यह है कि भले ही बंटवारा हो गया हो, लेकिन आज भी लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति ममता और स्नेह का भाव है। साफिया, सिक्की बीबी, कस्टम अधिकारी सब अभी भी अपना वतन से प्यार करते हैं और अपनी मिट्टी का सम्मान करते हैं। मानचित्र पर लकीर खींच देने से लोग नहीं बढ़ते। लोग हमेशा इस उम्मीद में रहते हैं कि कभी ना कभी फिर हम एक होंगे। नमक कहानी में सिक्की बीबी का लाहौर के नमक के लिए प्यार, लाहौर कस्टम अधिकारी का जामा मस्जिद के लिए सम्मान और सुनील दास गुप्ता का ढाका की मिट्टी के लिए प्यार दिखता है कि लोगों के दिल अब भी अपने वतन के लिए धड़कते हैं। वापस एकता लाने के लिए हमें उन चंद लोगों को रोकना होगा जो कटुता बढ़ाने का कार्य करते रहे हैं, मैत्री का नहीं। लोगों की एकता की उम्मीद को सच करना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा और श्रम विभाजन का एक रूप न मानने
के लिए डॉक्टर अंबेडकर के तर्क का उल्लेख कीजिए। तो जाति प्रथा और श्रम विभाजन का एक रूप न मानने के पीछे यह तर्क है कि जाति प्रथा से श्रम विभाजन नहीं, श्रमिक विभाजन होता है। व्यक्ति को उनकी प्रतिभा के अनुसार नहीं, जाति के अनुसार कार्य करना पड़ता है। गर्भाधारण के समय ही उसका कार्य निश्चित कर दिया जाता है। इस निर्धारित क्षेत्र में रुचि न होने के कारण इंसान टालू कार्य करता है। इससे देश निर्माण में हानि होती है। इस परिवर्तनशील जगत में अगर किसी का कार्य बंद हो गया तो उसे दूसरा कार्य करने की इच्छा नहीं होती। जाति प्रथा इसलिए भुखमरी और बेरोजगारी का भी प्रमुख कारण है। जाति निर्धारित करना मनुष्य की खुद के वश में नहीं है, इसीलिए इसके आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को अपनी प्रतिभा और कार्यकुशलता जो उनके वश में है के आधार पर कार्य चुनने का हक होना चाहिए। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का एक रूप मानने का अंबेडकर के पीछे, अच्छा ये सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पुराने होते जा रहे जीवन मूल्य और नए, ये यशोधर बाबू हमारा नहीं है। अब इसके बाद है अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले ये सत्ता पोषित ना होकर समाज पोषित था। हथियार सत्ता का प्रतीक है और खुदाई में कोई हथियार नहीं मिला है। नगर योजना सुनियोजित थी। कुंड में पानी आगमन और निकासी का प्रबंध था। नालियां ढकी हुई थी। जल संस्कृति कहा जा सकता है क्योंकि पानी का प्रबंध बहुत अच्छा था। 700 से भी अधिक कुएं, ज़्यादा कुएं हैं इसमें। मकान पक्की मिट्टी से बने हुए थे। किसी भी घर का दरवाज़ा मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था और संबंध गलियों में खुलता था। बड़े घरों में छोटे कमरे आबादी का सूचक हैं। महाकुंड था और उसके पास 2 पात में 8 स्नान गृह हैं। बौद्ध स्तूप 25 फीट ऊंचा या फुट ऊंचा टीले पर था जहां भिक्षुक रहा करते थे। इस इलाके को गढ़ कहते हैं और यह भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप कहा जाता है। लोगों को कला से प्यार था। मिट्टी के बर्तन, उत्कीर्ण आकृतियां किए हुए आदि मिले हैं। तो एक बात का ध्यान रखना, जैसे बौद्ध स्तूप के बारे में अगर पूछा गया या फिर लैंडस्केप क्यों कहा जाता है, इसमें बौद्ध स्तूप वाला आपको पॉइंट जरूर डालना है। लघुता में महत्ता थी। नरेश का मुकुट अत्यधिक छोटा था। लोगों में स्वयं का अनुशासन था। सिंधु घाटी सभ्यता की सुनियोजित सभ्यता पर एक दूसरे पर पूरी तरह खड़ी उतरती है। अध्यापक ये नहीं है हमारा, सौंदर्यकर हमारा अब की बार नहीं है। अब कहानी क्या है, आशय स्पष्ट कीजिए। वास्तव में कहानी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी कहानी ना सुनी हो ना सुनाई हो। हर व्यक्ति अपने अनुभवों को बांटना चाहता है और दूसरों के अनुभव को जानना चाहता है। कुछ लोग लिखकर और कुछ लोग बोलकर इसे व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों में अपनी बात कहने का तरीका अच्छी प्रकार से विकसित हो जाता है और वे श्रेष्ठ कहानीकार बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें एक परिवेश सृजित होता हो, कुछ उठा पटक हो, द्वंद्व हो, अंत में कोई दुखद या सुखद निष्कर्ष हो, उसे हम कहानी कह सकते हैं, कहा जाता है। कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? कहानी में रोचकता, प्रभाव, वक्ता, श्रोता या कहानीकार एवं पाठक के बीच यथोवत संबंधता बनाए रखने के लिए कहानी के निम्नलिखित तत्वों का महत्वपूर्ण होना आवश्यक है। जैसे कथा वस्तु या कथानक, पात्र और चरित्र चित्रण, कथोपकथन अथवा संवाद, देश काल वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। अब कथाकार या कथानक में द्वंद्व होना या द्वंद्व क्यों आवश्यक है? तो कथानक में के महत्वपूर्ण तत्वों में द्वंद्व का महत्वपूर्ण स्थान है। द्वंद्व से कथानक की गति मिलती है। मान लीजिए अगर कोई भी 2 व्यक्ति किसी बात पर परस्पर सहमत हैं तो उसके बीच कोई असहमति ही नहीं है, तो द्वंद्व कैसा, तनाव कैसा? बिना द्वंद्व, तनाव, असहमति के बातचीत आगे नहीं बढ़ती है। द्वंद्व है तो तनाव है, असहमति है तो कहानी आराम से आगे बढ़ेगी। कहानी में द्वंद्व 2 विरोधी तत्वों के बीच टकराव या किसी की खोज में आने वाली बाधाएं
अंततः द्वंद्व उद्वेलन के कारण ही जन्म लेती है। कहानीकार अपने कथानक में द्वंद्व के बिंदुओं को जितना स्पष्ट रखेगा, कहानी भी उतनी ही सरलतापूर्वक आगे बढ़ेगी। अब कथानक क्या है? जैसे हमने कहा कि इसके आपके तत्व हैं, 6 तत्व हैं। तो इसमें कथानक या कथा वस्तु आखिर होती क्या है? कथानक का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है, उसे कथानक कहते हैं। कहानी में कथानक का क्या महत्व है? कथानक कहानी का एक प्रारंभिक नक्शा होता है। जिस प्रकार मकान बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है और पूरा मकान उस नक्शे के आधार पर तैयार किया जाता है, वैसे ही कहानीकार कथानक के आधार पर पूरी कहानी की रचना करता है और कथानक कहानी का केंद्र बिंदु होता है। एक अच्छी कहानी में क्या गुण होने चाहिए? तो एक अच्छी कहानी मनोरंजक, उद्देश्य प्राप्ति में सफल, रोचक, शिक्षाप्रद होनी चाहिए। कहानी न तो अधिक छोटी होनी चाहिए और न ही अधिक बड़ी होनी चाहिए। इसमें मौलिकता और नवीनता होनी चाहिए। कहानी में कल्पनाशीलता होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय की नहीं क्वेश्चन ही इसी में नाटक के तत्व कौन से हैं? तो नाटक के प्रमुख तत्व हैं कथा वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण और भाषा शैली, उद्देश्य और अभिनेता भी आप इसमें लिख सकते हैं। नाटक किसे कहते हैं? तो नाटक या अभिनेताओं द्वारा रंगमंच पर होने वाला ऐसा अभिनय जिसमें दूसरे पात्रों का रूप धरकर अपने आचरणों, कार्यों, चरित्रों, हाव भावों आदि का प्रदर्शन किया जाता है। नाटक शब्द की व्युत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सात्विक भावों का प्रदर्शन। नाटक के प्रमुख अंग अगर देखा जाए तो प्रमुख अंग है समय, शब्द, कथ्य, संवाद, जीवांत और चरित्र। नाटक की भाषा शैली का क्या स्थान है? तो किसी भी नाटक की सफलता में उसकी भाषा शैली का विशेष स्थान होता है। नाटक की भाषा कथ्य के देश काल व वातावरण के अनुसार होनी चाहिए। ग्रामीण, मजदूर व पढ़े लिखे चिकित्सक के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा शैली में पर्याप्त भिन्नता व पात्रानुकूलता होनी चाहिए। भारत की किन्हीं 2 संस्थाओं के नाम बताइए जो विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भौतिक अनुसंधान अहमदाबाद में है, गणित और वैज्ञानिक संस्थान चेन्नई में है। वैसे ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। फ्रीलांस पत्रकार से आप क्या समझते हैं? तो समाचार के लिए काम करने वाले पत्रकार जो एक निश्चित राशि लेकर अलग अलग पत्रिकाओं के लिए काम करते हैं, उन्हें फ्रीलांस, फ्री का मतलब फ्री रूप से कार्य करना, तो फ्रीलांस पत्रकार कहते हैं। बीट रिपोर्ट की विश्वसनीयता का आधार स्पष्ट कीजिए। तो बीट रिपोर्ट की छोटी बड़ी जानकारी को एकत्र करके कई स्रोता द्वारा पुष्टि करवा कर ही उस खबर को विश्वसनीय माना जाता है। कारोबार व अर्थ जगत के पृष्ठ पर कौन कौन सी खबरें आती हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं। खेल जगत की रिपोर्टिंग कैसे होनी चाहिए? तो खेल जगत की पूरी जानकारी, नियमों एवं बारीकियों को जानने वाले पत्रकारों से रिपोर्ट लिखवानी चाहिए और रिपोर्ट दिलचस्प बनाने के लिए भाषा में ऊर्जा, जोश, रोमांच व उत्साह दिखना चाहिए। विशेष लेखन के क्षेत्र के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थ, व्यवहार, व्यापार, खेल, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे व कानून आदि। डेस्क से आप क्या अभिप्राय, ये भी इम्पोर्टेंट है। किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किए जाने वाले लेखन के लिए एक अलग डेस्क होती है। यहाँ समाचारों के संपादक का कार्य होता है। डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का अलग समूह होता है। कारोबार, व्यापार, खेल और फीचर आदि पर कार्य करने वाले विशेषज्ञों का अलग अलग डेस्क होता है। जो विशेषज्ञ अपने क्षेत्र के खबरों को छापने योग्य बनाने का कार्य करते हैं। विशेष लेखन क्या है? समाचार पत्र में खबरों के साथ ही खेल, सिनेमा, अर्थव्यवस्था, व्यापार आदि के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी घटनाओं एवं समस्याओं आदि के बारे में जो लेखन किया जाता है विशेष लेखन कहलाता है। विशेष लेखन की भाषा शैली अन्य समाचारों की
भाषा शैली से अलग होती है। इसमें विशेष क्षेत्र और विशेष से जुड़े घटनाओं समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण कर उसे सहज और बोधगम्य शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन किसे कहते हैं? फीचर शब्द का अर्थ है स्वरूप या रूपरेखा। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या घटना विशेष की विशेषताओं का विशिष्ट आलेख जिसमें काल्पनिकता, सृजनात्मकता, विचार, तथ्य आदि एक साथ उपस्थित हो उसे फीचर कहते हैं। फीचर के कौन कौन से गुण होते हैं? फीचर में सरलता, रोचकता, विश्वसनीयता, प्रासंगिकता, सहजता, संक्षिप्तता तथा प्रचलित शब्दावली के प्रयोग जैसे गुण होने चाहिए। इसे इन गुणों से युक्त फीचर ही श्रेष्ठ होता है। फीचर का उद्देश्य क्या है? फीचर का सबसे प्रमुख उद्देश्य विषय की गहनता से परिचित कराना और ज्ञानवर्धन करना है। यह पाठकों को विषय के संबंध में सोचने और समझने के लिए प्रेरित करता है तथा मनोवैज्ञानिक स्तर पर उनका मनोरंजन करता है। फीचर लेखन के कितने प्रकार होते हैं? संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो फीचर लेखन के विषय किसी भी सीमा से परे हैं, फिर भी इनकी मतलब बहुत सारे विषय हर किसी भी विषय पर फीचर लिखा जा सकता है, लेकिन इनको एक श्रेणी में बांट दिया गया है कि कौन सा विषय किस टॉपिक्स पे आता है। जैसे समाचार फीचर में तत्कालीन फीचर हो गया, तो तत्कालीन फीचर घटित होने वाली घटनाओं को समाचारों पर आधारित हो। और साहित्यिक फीचर साहित्यिक गतिविधियों, पुस्तकों और साहित्यकारों पर आधारित होता है। राजनीतिक फीचर राजनीतिक गतिविधियों, घटनाओं और विचारों पर आधारित होते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक फीचर जो कि रीति रिवाज, परंपराओं, त्यौहार व सांस्कृतिक विरासतों पर आधारित होता है। घटना परक फीचर जो युद्ध, अकाल, बीमारियों, आंदोलनों पर आधारित होता है। प्राकृतिक फीचर जो पर्वतारोहण, यात्राओं व पर्यटन स्थलों आदि पर आधारित होता है। फीचर के तत्व स्पष्ट कीजिए। तो तत्व देखा जाए तो कल्पना होनी चाहिए, तथ्य व लेखन कला। कल्पना द्वारा फीचर में नवीनता, मौलिकता लाने का प्रयास किया जाता है। फीचर तथ्यों पर आधारित होता है लेकिन मनोरंजन व रोचक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेखन की कला के माध्यम से इसे ग्राह्य व प्रभावी बनाया जाता है। फीचर लेखन व समाचार लेखन में क्या अंतर है? ये आ सकता है। फीचर लेखन में जहां भावनाओं व विचारों की प्रधानता होती है, वहीं समाचारों में तथ्यों की शुद्धता व वस्तुनिष्ठता होती है। फीचर कथात्मक शैली में सरल, रूपात्मक व मन को छूने वाले होते हैं, जबकि समाचार उल्टा पैरामिड शैली में लिखा जाता है। और फीचर आपका दोनों शैली में भी अधिकतर सीधा पैरामिड शैली में लिखा जाता है। फीचर लेखन का क्रम क्या होता है? पहले शीर्षक होता है, फिर अमुख या भूमिका होती है, फिर विषय का विस्तार व विवेचन होता है, फिर निष्कर्ष और समापन होता है। यस, आलेख लेखन। बेटा आप सब बोर हो रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन आज इसको आप पूरा पढ़िए जिससे कि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका आलेख लेखन है, आलेख लेखन क्या है? आलेख एक गद्य विधा है जिसे वैचारिक गद्य रचना कहा जा सकता है। वैचारिक यानी विचार करके जो हम गद्य को करते हैं, गद्य यानी जो कहानी, यात्रा वृत्तांत जो आता है, ऐसा लेखन जो होता है उसको हम कहते हैं आलेख। एक ऐसा विषय प्रधान संयुक्त रचना आलेख कहलाती है जिसमें तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक जानकारी होती है, मतलब तथ्यों के साथ कि हाँ भाई क्यों ऐसा हुआ, और विश्लेषण यानी उसे पूरी तरह से प्रेजेंट करना, विश्लेषण पूरा फैला के बताना। आलेख गद्य लेखन में लेखक अपने विचारों की स्वतंत्रता समाज के समक्ष रखता है। एक अच्छा आलेख नवीन और ताजगी से संपन्न होता है, जिसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। विचार इतने स्पष्ट तथा बेबाक होने चाहिए कि पाठक उन्हें पढ़ता चला जाए या पढ़ना चाहे। अतः भाषा अत्यंत सरल, सुगम, प्रभावी होने चाहिए। इसमें कथा शैली के बजाय विवेचन और विश्लेषण शैली का प्रयोग होना चाहिए। अतः आलेख ज्वलंत मुद्दों पर, प्रसिद्ध विषयों पर, महत्वपूर्ण व्यक्तियों, चरित्रों तथा अवसरों पर लिखे जाते हैं। अच्छे आलेख के गुण क्या हैं? भाषा शैली में कसावट होनी चाहिए, विषय में अनुकूलता होनी चाहिए, प्रसंगानुसार उदाहरणों, दृष्टताओं व सूचित वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। अब आलेख के अंग क्या हैं? आलेख के मुख्य अंग में भूमिका, विषय की प्रतिपादन,
तुलनात्मकता, चर्चा एवं निष्कर्ष उल्लेखनीय है। सबसे पहले इसमें शीर्षक के अनुकूल भूमिका लिखी जानी चाहिए जो कि बहुत लंबे ना हो। विषय के प्रतिपादन के अंतर्गत विषय का वर्गीकरण, आकार, रूप एवं क्षेत्र आते हैं। इसके अंतर्गत विषय के क्रमिक विकास का प्रयोजन प्रस्तुत होता है। इसके अतिरिक्त संबंधित विषयों में तारतम्यता और क्रमबद्धता का विशेष महत्व होना चाहिए। इसके बाद विषय वस्तु का तुलनात्मक विश्लेषण करके अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अच्छा, आलेख लेखन को में ध्यान देने योग्य बातें हैं। आलेख लिखते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए। आलेख लिखने से पूर्व संबंधित विषय का पर्याप्त अध्ययन करना चाहिए। संबंधित विषयों पर चिंतित मनन करके विषय वस्तु का समुचित विश्लेषण करना चाहिए। विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों, संस्तुतियों एवं प्रमाण हेतु दिए जाने वाले उदाहरणों को पूर्व में ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें आलेख में यथास्थान प्रस्तुत किया जा सके। तार्किक रूपरेखा के तहत आलेख श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए और विषयांतर से बचाने का यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए। आलेख में भाषा सरल, सहज, बोधगम्य, रोचक एवं आकर्षक होनी चाहिए। एक परिच्छेद में ही भाव अभिव्यक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। आलेख की समाप्ति करते समय समग्र लेखन का निचोड़ एवं सारांश प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। आलेख के अंतर्गत विरोधाभास, दोहराव, तथ्यों की संदिग्धता व संबद्धता, संतुलन, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण आदि दोषों से यथासंभव बचाने की कोशिश करनी चाहिए। अब जैसे एक आलेख दे रखा है, बदल रही है सरकारी विद्यालयों की छवि, तो इस पे आलेख आप कैसे लिखेंगे कि पहले सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं थी, जर्जर इमारतें और खुले में कक्षाएं लगती थीं, शौचालय व पीने के पानी की सुनिश्चित या समुचित व्यवस्था नहीं थी, पुराने तरीकों से शिक्षा दी जाती थी। इसी कारण विद्यालय में बच्चों की संख्या में निरंतर गिरावट हो रही थी। लेकिन समय के साथ सरकारी विद्यालयों की छवि बहुत बदलाव आया है। छवि में न केवल इमारतों में पर्याप्त व्यवस्था की गई है, वरन उनमें कक्षाओं व पानी का भी बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है। अब देखिए बिंब क्या है और कविता में बिंब का क्या कार्य है। कुछ शब्दों को सुनकर मस्तिष्क में अनायास ही कुछ बिंब या चित्र उभर कर आते हैं और तब ये बिंब शब्दों के सहारे कविता के भाव का चित्र खींच देते हैं, उसे हम बिंब कहते हैं। काव्य में बिंब प्रतीक या सजावट का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही कविता की भाषा को विशिष्ट अर्थों में अर्थ भी प्रदान करते हैं। प्रतीक और एवं शब्द चित्रों की सार्थकता रचना में तथा पूर्ण होती है, तब वह कविता के भावों, चरित्रों और तथा बिंबों को केर कर काव्य पंक्ति में व्यक्त होती है। आप उषा कविता को बिंब के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, तो आप उनको एक उदाहरण के द्वारा इसमें डाल सकते हैं। कविता क्या है? विषय कुछ भी हो, क्यों ना हो, कितना भी जटिल, व्यापक अथवा संकीर्ण क्यों ना हो, यदि लिखी हुई, बोली हुई अथवा गुनगुनाई गई पंक्तियाँ हमारे मन को छूती हैं तो हमारी अंतःचेतना और हमारी संवेदना को जगाती हैं, जागृत करती हैं, तो ऐसी पंक्तियों को कविता कहा जाता है। कविता हमारी संवेदनाओं के निकट होती है, हमारे हृदय को छूती है और कभी कभी तो हमें झंझोर देती है, गहरी नींद से जगाती भी है। कविता हमारे मन को की कोमल भावों को ललात्मकता में पिरोती है। वास्तव में राग यानी लय तत्व कविता का वह गुण है जो हमें संवेदनात्मक स्तर पर संपूर्ण दृष्टि से जोड़ते और अपना बना लेने का बोध पैदा करती है। अब छंद किसे कहते हैं? छंद कविता का अनिवार्य तत्व है। कविता में शब्दों और अर्थों का आंतरिक लय को छंद ही बनाए रखता है। कविता के पदों में सक्रियता व प्रभावशीलता आती है। वह हमारे अनुभूतियों को लय, तान और राग में
प्रदित करती है और कविता की आत्मा का नाद ही लय के रूप में छंदों में प्रतिष्ठित होता है। छंद कविता के भावों को तीव्रता प्रदान करती है और कविता को रमणीय और सजीव बनाकर रस निष्पत्ति में सहायक होती है। आप देख सकते हो जैसे हम तुलसीदास का या दिन जल्दी जल्दी ढलता है ना, कविता के बहाने, ये सब आप अपने कितने अच्छे से गा सकते हो। कविता क्या है, आशय स्पष्ट किए। वास्तव में कविता प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने कभी कविता न सुनी हो, न सुनाई न हो। हर व्यक्ति अपने अनुभवों को बांटना चाहता है तथा दूसरों के अनुभव को जानना चाहता है। कुछ लिखकर, कुछ बोलकर इसे व्यक्त करते हैं। कुछ लोगों में अपनी बात कहने का तरीका अच्छी तरह से विकसित हो जाता है और वे श्रेष्ठ कहानीकार बन जाते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र व समस्या के क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें एक परिविष्ट सकृति सृजित होता है, वह कुछ उठा पटक हो, द्वंद्व हो, अंत में कोई दुखद या सुखद निष्कर्ष हो, उसे हम कविता नहीं है, कहानी किसे कहते हैं, ये कहानी है, इसे हम कहानी कहते हैं। कहानी में कथानक से क्या तात्पर्य है, कथा से यह कैसे अलग है? तो कहानी लिखे जाने की संपूर्ण योजना को कथानक कहा जाता है। कथानक कहानी का वह तत्व है जो एक निश्चित समय में श्रृंखलाबद्ध तरीके से घटित घटनाओं की धुरी या आधार बनाकर उन्हें सहयोग देता है और कथा की समस्त घटनाएं उनके चारों ओर ताने बाने की तरह बुनी जाकर बढ़ती व विकसित होती हैं। कथा या कहानी भी साधारणतः कार्य व्यापार की योजना ही होती है, परंतु किसी भी कथा को कथानक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कथा किसी भी कथ्यात्मक साहित्य कृति का केवल ढांचा मात्र ही होती है, जबकि कथानक में तत्व प्रस्तुति, प्रकरण, वस्तु, घटनाओं का यथावत अनुकृति मात्र न होकर कला के स्वनिर्मित विधान के अनुसार संयोजित होता है। कथानक में जीवन की गतिमान संघर्षशील रूपों की जीवंत अवतरण की जाती है। कहानी, ये लास्ट क्वेश्चन है, कहानी में संवाद क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो संवाद कहानी का महत्वपूर्ण भाग है। संवाद ही कहानी को, पात्र के चरित्रों को विकसित करता है तथा कहानी को गति प्रदान करता है। अतः कहानी लेखक का सदा ही यह प्रयास रहा है कि कहानी के संवाद स्वाभाविक हो और पाठकों तक वे दिलचस्प और आकर्षक रूप में पहुंच सके। इस प्रकार से आपका पूरा रिवीजन, वन शॉट रिवीजन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपकी कहीं ना कहीं आपकी सहायता जरूर करेगी। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।